दोस्तों, मैं आज आपको हमारे देश के महान नॉवेलिस्ट मुंशी प्रेमचंद की एक नॉवेल जिसका नाम है रंगभूमि, उसके बारे में कुछ समरी दूंगा। उसके बारे में रिसेंटली मैंने ये नॉवेल पढ़ा एंड आई वाज मच इम्प्रेस्ड बाय दिस नॉवेल। वेरी वेरी एक्सीलेंट। और मुंशी प्रेमचंद जी के कहने के अनुसार he considers it to be his one of the best novels, rather best novel। रंगभूमि 1924 और 25 के ज़माने की स्टोरी है जो उन्होंने लिखी है। और इसके अंदर जो करेक्टर है, आप हैरान हो जाओगे ये बात जानकर कि इस नॉवेल का जो मेन करेक्टर है वो है सूरदास। सूरदास एक बेगर है, भिक्षा मांगता है एंड ही इज ब्लाइंड ऑल्सो। तो आप देखिए, द मेन करेक्टर ऑफ द नॉवेल इज सूरदास हु इज ए बेगर, बट इंसिडेंटली ही इज ऑल्सो हैविंग 10 बीघा जमीन। 10 बीघा की 10 बीघा की उसकी खेत है जहाँ पर घास वगैरह उगती है और कहीं भी उसको वो अपने लिए यूज नहीं करता है, सिर्फ घास उगती है। और गांव वालों के आसपास के पांडेपुर गांव है वहीं पास में, साथ में ही एकदम वहीं पर वहाँ के लोगों के गाय भैंस वगैरह वो सब वहाँ घास चढ़ते हैं। वहाँ साथ में ही एक मंदिर है पांडेपुर में। वो लोग जो है उसके अंदर जब भी कोई लोग आते हैं वहाँ रुकने के लिए या कोई फंक्शन छोटा मोटा होता है तो वो उस जगह को यूज करते हैं, उसके खेतों को जो खाली हैं और वहाँ सिर्फ घास होती है। अब होता अचानक क्या है कि वहाँ का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जो उसकी पहले से ही एक लेदर का कारखाना है साथ में ही एकदम लगता हुआ, लेदर से रिलेटेड कार्य करता है वो, चमड़े का, जॉन सेवक। उसकी नज़र पड़ जाती है कि भाई ये जगह तो बहुत नज़दीक है मेरे वहाँ पर और बहुत शहर के पास में है एंड ही वांट्स टू गेट दिस लैंड, क्योंकि वो एक नई फैक्ट्री बनाने के प्लान कर चुका है जहाँ पर वो सिगार और सिगरेट बनाएगा। क्योंकि उस ज़माने में इंडिया में सिगार और सिगरेट बाहर से, इंग्लैंड से, वहाँ से इंपोर्ट होती थी, तो उसका प्लान था ये बनाएगा। और उसने पूरा उसका ड्राफ्टिंग, पूरी प्लानिंग सब कर चुका था। फंड्स कैसे अरेंज करने हैं वो भी लगभग उसने प्लानिंग कर चुका था। अब आगे ये होता है कि भाई ज़मीन मिल जाए, तो उसने पहले डायरेक्टली सूरदास को डायरेक्ट बात कराई अपने मैनेजर के थ्रू। उसका मैनेजर एक है जो है ताहिर, जो उसका चमड़े के काम को देखता है, और उसके दोस्त ने उसको बोला। लेकिन सूरदास जो कि भिक्षा मांगता है, ही इज़ नॉट रेडी फॉर दैट। वो चाहता है कि नहीं, मैं अपने पुरखों की ज़मीन नहीं बेचूंगा, ये उनकी है और मेरा इसमें कुछ नहीं है। और जैसे ये लोगों की सेवा के लिए काम आ रही है, गाय भैंस के लिए, और सब तरह से इसी तरह से ये चलनी चाहिए। बिल्कुल नहीं मानता। वो अच्छी कीमत देने को तैयार है उसको, काफ़ी ज़्यादा उस ज़माने के हिसाब से, लेकिन वो बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन उसने, जॉन सेवक जो इंडस्ट्रियलिस्ट फैक्ट्री बनाना चाहता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड है। वो कैसे तो भी उसकी ज़मीन को लेना ही चाहता है, क्योंकि वो देखा ये सबसे सूटेबल प्लेस है साथ में। तो क्या करता है वो, जो वहाँ का जो है महाराजा एक है, जो कुंवर सिंह, जो कि वहाँ का छात्री एक जगह है छतारी, उसके वो राजा हैं और अब वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेड हैं। तो सोचता है उनसे किसी तरह से बात कर लूँ और वो ज़मीन में ले लो। वो भी पूरी तरह से पहले मेंटली रेडी नहीं है। देन ही वांट्स टू पुट द प्रेशर ऑन हिम थ्रू द कलेक्टर हु इज ए ब्रिटिश पर्सन हुज नेम इज क्लार्क, जोसेफ क्लार्क। तो वो उसकी उनकी पहचान का है। जॉन सेवक इज ए क्रिश्चियन एंड उनके साथ उनकी पहचान है। वो चाहता है कि इसको वो उनके थ्रू एनीवे उसको प्रेशर डलवा के वो उसको लेने की कोशिश करता है।
और अंततः वो उसको नोटिफिकेशन करवा के गवर्नमेंट की कि भी ये इंडस्ट्री लीगेज चाहिए, और उसको वो अख्तियार कर लेते हैं और उसको जॉन सेवर को अलॉट कर देते हैं। इस तरह से अब क्या होता है कि उसको सिर्फ एक माइनर सा कुछ मुआवजा मिलना है, जो कि गवर्नमेंट के हिसाब से काफ़ी कम है, लेकिन ही इज अगेंस्ट इट। सो वो पब्लिसिटी करता है कि भाई इन्होंने मेरी ज़मीन ले ली। ही सिंग्स ए सॉन्ग्स एंड लॉट ऑफ पीपल कम टुगेदर, वेरी गुड सिंगर, ओल्ड दिस पर्सन, दिस ब्लाइंड पर्सन। तो सब लोगों को बता देते हैं कि भाई इन्होंने जो है मिलजुल के मेरी गवर्नमेंट ने ज़मीन ले ली है, जो मेरे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। और वो बहुत नाराज़ होते हैं लोग सब उसकी बात सुन के, और उसकी साथ सबकी सहानुभूति हो जाती है। एक तो वो बेघर है और गरीब है, और वो सब, पर एनीवे उसका कोई असर नहीं होता, वो जीत जाते हैं, वो उसको मिल जाती है। लेकिन सबका नाम, उनका जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हेड बने हुए थे महेंद्र कुमार जो हैं, कुमार सिंह, उनकी भी बहुत एक तरह से इंसल्ट होती है कि भाई ये लोग ऐसे ऐसा कर रहे हैं गरीब के प्रति, और सबकी एनीवे पर वो हो जाता है। लेकिन अब बात ऐसी है कि इसका स्टोरी के अंदर, नॉवल में, जो एक तो सबसे बड़ा करेक्टर ये है, टोटल इसके अंदर समरी ये है। अब वहाँ पर जो जॉन सेबक है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट, उसके दो बच्चे हैं, एक लड़की है और एक लड़का है, जो कि बिल्कुल उससे अलग है। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इंडस्ट्री में। बेटे को वो बाहर पढ़ाता है, और वो, लेकिन उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर आगे जा कर के उसमें बिजनेस में, चाहता है कि बेटा मेरा इसी बिजनेस को संभाले, बिल्कुल उसका इंटरेस्ट नहीं है उसमें, उसके इंटरेस्ट बिल्कुल अलग है। बेटी जो है वो बहुत ही हिंदू रिलीजन से रिलेटेड बहुत सी बुक्स पढ़ती है, जिसका नाम है सोफिया। वो हिंदू रिलीजन से रिलेटेड बहुत सी बुक्स पढ़ती है, नॉलेज गेन करती है, उसका रिलीजन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। इंसिडेंटली होता क्या है कि कुछ समय पहले वो ऐसे ही गई और जा रही होती है, तो अचानक वहाँ एक जगह आग लग जाती है। वो आगे बढ़ के एक लड़के को बचा लेती है, जो कि विनय है, जो उसको बिल्कुल एकदम डेयरिंग करके बचा लेती है, आग से निकाल लाती है। जो कि यंग लड़का है विनय, जो कि कुंवर भरत सिंह जो वहाँ के, वो भी एक राजा हैं, और रानी जानवी जो उनकी लड़के की माँ है, वो उससे बहुत एहसानमंद हो जाते हैं, और उसके बोलते हैं भाई तू ज़रा रुक जा इसके साथ, मेरे हेल्प कर, और इसकी जब तक रिकवरी नहीं होती तो। और एक्चुअल में जो सोफिया है वो भी घर से में रहने में इंटरेस्टेड नहीं होती, क्योंकि माँ उसको कहती है चर्च चलो, और वो बिल्कुल उसका इंटरेस्ट नहीं है कि मैं चर्च में जाऊँगी अपनी मर्जी से, लेकिन माँ के कहने से नहीं जाऊँगी, इसे अपना मेरा विश्वास है इतना उतना जाऊँगी। तो वो भी घर में जाने की इंटरेस्टेड नहीं है। तो अब क्या है कि वो बहुत एहसानमंद होते हैं कि मेरे बच्चे को बचा दिया, कुंवर विनय को। और वो माँ का यहाँ एक अलग सा रोल है। जो माँ है, जो रानी है वहाँ की, वो भी एक मतलब किंग ही है, वहाँ का लोकल राजा है। वो उसका ये था कि मैं अपने बेटे को एक ऐसा ज़बरदस्त बनाऊं कि वो समाज के लिए काम करे। कहने का उस ज़माने में मतलब है कि देश अब गुलाम है, वो लोगों को जागृत करे, और गुलों में एक तरह से जागृति फैलाए कि वो समाज के लिए अधिक से अधिक काम करें। उन्होंने एक काफ़ी बड़ा ग्रुप बना लिया है, 200-300 लोगों का, जो बिल्कुल वॉलंटियर हैं, बड़े अच्छी पोजीशन के पढ़े लिखे लोग, वो करना चाहते हैं। अब स्टोरी यहाँ ये चलती है कि विनय का विनय और जो सोफिया क्रिश्चियन है, में आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार सा हो जाता है, क्योंकि वो क्रिश्चियन है, वो हिंदू है। हालांकि रानी विनय की माँ कहती है कि यार तू अगर क्रिश्चियन होते तो मैं तेरे को अपनी बहू बना लेती। शी इज सो मच इम्प्रेस्ड बाई सोफिया। अब ऐसी सब कहानी है ही। अब हुआ ये कि भाई वो, बिकॉज ऑफ द रिलीजन दे कैन नॉट, वो नहीं कर सकती। अब उसको वो बेटे को काम ही उसने ऐसे दे रखा है कि अलग अलग जगह पे जाके अपना समाज की सेवा करनी है, गरीबों का उत्थान करना है, ये सब है। अब वो अपने बेटे को भेज देती है, और वो उदयपुर के पास एक, जो वहाँ का जो राजा है, वहाँ पर चला जाता है उनकी उत्थान करने के लिए। काफ़ी सारे वॉलेंटियर, करीब 100-200 उसके साथ चले जाते हैं बेटे के साथ। अब यहाँ स्टोरी इस तरह की है कि वो वहाँ काफ़ी स्ट्रगल करता है गरीबों के लिए, लेकिन वहाँ का राजा जो भी वजीर है, वो चाहते हैं ये तो भाई बगावत फैला रहा है, और ही इज़ अरेस्टेड एंड ही इज़ पुट टू द जेल। अब वो बाद में पता चलता है कि भाई ये जेल में है।
अब इसको जेल से बचाने के लिए सोफिया क्या करती है, भाई ये तो एक्चुअली दे हैव ए ग्रेट लव बिटवीन देम, जो अभी तक उन्होंने वैसे नहीं बोला, लेकिन दे नो कि सोफिया और विनय में बहुत प्यार है। वो क्या करती है, जो कलेक्टर की तरफ, कलेक्टर इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन सोफिया, वो उसके साथ सगाई करके शादी करना चाहता है, और माँ भी ऐसे ही प्लान कर रही है। अब हुआ क्या कि वो ऐसे शो करते हैं कि हाँ चल मैं इंटरेस्टेड हूँ, और उसके साथ वो किसी तरह से वो, इन द मीन टाइम क्या होता है, ये जो कलेक्टर की जो आपकी ज़मीन जो सूरदास की दी होती है, उसका बहुत आगे बढ़ जाती है बात, उसी के कारण, क्योंकि कलेक्टर ने परमिशन दी थी, ही इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम, वो ऊपर कुछ लोग शिकायत कर देते हैं वाइस राय तक भी, तो अल्टीमेटली इस वजह से कलेक्टर ट्रांसफर टू उदयपुर, वहाँ पर वो एक रीजेंट बन जाता है उस राज्य का, उसका काम है पॉलिटिकल एजेंट। वहाँ जा कर के वो सोफिया वो किसी तरह से पहुँच जाती है उसके पास कि भाई मैं, दोनों में आपस में दोस्ती है, और वो चला जाती है। अब सोफिया वहाँ जा कर के कोशिश उसकी ये रहती है कि मैं किसी तरह से विनय को जेल से निकाल के लाऊं, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है जेल से निकलने में, और वो इस तरह से प्रॉब्लम होती है। अब होता क्या है कि ही इज़ मच टू मच आइडियलिस्टिक विनय, माँ उसकी उससे भी ज़्यादा आइडियलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा ही। वो तो बिल्कुल नहीं चाहती है कि भाई मेरा बेटा, वो तो सेक्रीफाइस, चाहे सेक्रीफाइस दे दे, कुछ भी कर दे। ही इज़, उस ज़माने में देश गुलाम था, और महात्मा गांधी जी का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा था, तो वही सब बातें उनमें भी है कि देश की आज़ादी के लिए हम कुछ भी कल अपना कष्ट सहेंगे और कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार है। ये उसकी माता जो रानी है जानवी, उसका काम है, और वो ही चाहती है कि मेरा बेटा इसी लाइन पे चले। ये उसका बहुत स्ट्रॉन्ग माँ की इन्फ्लुएंस है बेटे पे। वो घर पे भी जो राजा है, लेकिन घर पे भी वो ज़मीन पे सोता है, एंड ही डूइंग लॉट ऑफ सेक्रीफाइस, और वो ज़मीन पे सोता है, कुछ भी ऐसा लग्जरी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता है। उसको बहुत पूरी तरह से पक्की तरह से ट्रेन किया गया है समाज के लिए। ये सब कहानी है। अब किसी तरह से क्या होता है कि वो वहाँ पर उसको निकाल भी नहीं पाती है, और काफ़ी कुछ, वहाँ एक डाकू है वो भी इन्वॉल्व है। अल्टीमेटली वहाँ पर काफ़ी गड़बड़ रहती है, और आपस में उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। वो कलेक्टर के साथ मिलके उसको किसी तरह से बाहर निकालना चाहती है, तो जो कुछ लोग हैं, जो एक डाकू है उसके लोग वहाँ आ जाते हैं, और किसी तरह से उसको घायल वायल हो जाता है वो, और अल्टीमेटली वो वहाँ से कहीं अंडरग्राउंड सी हो जाती है, गुम जाती है। अब विनय बेचारा क्या करता है, उसको किसी तरह से ढूंढता है, यानी नोस कि भाई वो डाकुओं के पास ही रुकी हुई है, जो डाकू टाइप के हैं, जो वो भी रिवोल्यूशनरी टाइप है, बट वो गवर्नमेंट वाले लोगों को मार देते हैं, क्योंकि उनको पता ही है हमारे साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं। अब हुआ ये कि किसी तरह से भी वो उसको वहाँ से सोचता है कि मैं लाऊं, तो उसको हकीकत पता लगती है, वो तो भाई खुशी खुशी वहाँ रह रही है जानवी, और वो ऐसा ऐसा सब चल रहा है, तो वो भी बड़ा परेशान होता है। पर अल्टीमेटली ये होता है कि वो अब गवर्नमेंट के साथ मिल जाता है, जेल से छूट जाता है, और वो उनकी हेल्प कर देता है कि भाई कैसे कैसे जो ये जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो भी रिवोल्यूशनरी टाइप और जो अगेंस्ट जा रहे हैं, मैं उनके उनको बड़ा स्ट्रिक्ट रहूँगा। और वो गवर्नमेंट का जो उदयपुर के जो मंत्री है, जो प्रधानमंत्री वहाँ का, उसके साथ मिलके एक वो भी बड़ा ऑफिसर बन जाता है एक तरह से, और वो हेल्प करता है। कौन? विनय, जो कि पहले जेल में था, किसी तरह से वो छूट जाता है उनकी बातों से, और वो उनके उसमें इन्फ्लुएंस में आके काफ़ी उनकी हेल्प करने लग जाता है, तो काफ़ी लोगों पे अत्याचार करता है। ये चीज़ सोफिया को पसंद नहीं है, और वो चाहती है ये अननेसेसरी ऐसे लोगों को अत्याचार कर रहा है जो सही नहीं है। तो कहने का मतलब है, मैं कहानी को शॉर्ट करते हुए ये बोलूँगा कि वो बहुत आइडियलिस्टिक फ्रेम ऑफ माइंड में समाज का उत्थान के लिए, लोगों में जागृति पैदा करने के लिए काम करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो देखते हैं कि भाई ये तो बहुत ही मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अचानक वो फिर वहाँ से वापस आते हैं, और विनय के पिता ने भी एक अपने खास आदमी को, विनय जो एक पहलवान टाइप आदमी है, उसको भेजा है भी किसी तरह से भी मेरे बेटे को वहाँ से उदयपुर की जेल से छुड़ा के लाओ, तो इन द मीन टाइम वो भी वहाँ पहुँच जाता है।
अल्टीमेटली ये होता है कि वो वापस फ्रस्ट्रेट होके कहता है मैं वापस जा रहा हूँ। वो जो है अपने पिताजी के साथ भेजा हुआ जो पहलवान का भी पहचान का है, तो वो इन्हें उसके साथ वापस अपनी जगह पे आता है और रास्ते ट्रेन में उसको वो सोफिया भी मिल जाती है। तो वो कुछ दिन उनको फिर आपस में उनकी बातचीत होती है कि भाई ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है। तो वो लगभग एक गांव में कहीं स्टेशन पे रुक जाते हैं और एक गांव में थोड़ा चल के वहाँ पर वो लगभग 1 साल ऐसे ही रहते हैं दोनों आपस में, और गांव वालों की सेवा करना ये सब। फाइनली फिर वो अल्टीमेटली अपने जहाँ पर वो है बनारस में, जहाँ पर पांडेपुर है, वहाँ पहुँच जाते हैं उस जगह पे। अब यहाँ कहानी ऐसे शुरू होती है कि ज़मीन तो हथिया ली गई है और लोग बहुत अगेंस्ट हैं कि भाई ये इस बेचारे की ज़मीन उठा ली है। वहाँ पर फैक्ट्री बनना शुरू हो जाती है, कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, और भी कई बीच में घटनाएं होती रहती हैं। और अल्टीमेटली बहुत वहाँ उथल पुथल चलती रहती है। फैक्ट्री चालू हो गई और फैक्ट्री चालू होने से माहौल पूरा बिगड़ गया। लोग जो वर्कर हैं वो दारू पीते हैं, कुछ करते हैं, कुछ छेड़ाखानी करते हैं लेडीज़ के साथ। अल्टीमेटली ये सब होता है। अब यहाँ कहानी इस तरह से चलती है, ये दोनों वापस आ जाते हैं। तो अब यहाँ विनय आकर के एक बोलता है कि भाई ये बहुत गलत चल रहा है, ये सब बड़ा गलत हुआ, इसको जो कंपनसेशन मिला वो भी कम है और यहाँ माहौल बिल्कुल बिगड़ गया है। हमको इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट के हमने एजिटेशन करना है। एजिटेशन के लिए बहुत सारे लोग आगे आ जाते हैं और सोफिया भी घर आ जाती है और उसके घर पे वहाँ रहने लग जाती है। माँ के साथ उसका नहीं बनती है। माँ बहुत स्ट्रिक्ट है कि भाई ये कलेक्टर से शादी कर ले और ये चर्च जरूर जाए, वो उसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अब हुआ क्या कि वो आके वहाँ रहने लगती है। तो उनके आपस में फिर से जो प्यार मोहब्बत जो थी इतने सालों से वो रह रहे थे, यहाँ फिर से रिवाइव होता है। थोड़ा सा रिवाइव तो हो चुका था जब वो 1 साल इकट्ठे रहे। तो वो थोड़ा सा जो एजिटेशन को शुरू तो कर देता है, बीच में जाता नहीं है काफ़ी दिन तक। एजिटेशन वहाँ चलता जा रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है कि भाई ये हुआ क्या, जो ज़मीन ले ली सूरदास की उसका कंपनसेशन बांट रहा है। तो अल्टीमेटली सब लोगों को कंपनसेशन मिल रहा है और ये सब है। सूरदास कहता है मैं कंपनसेशन भी नहीं दूंगा, जो ज़मीन का तोड़ दिए उनकी जगह, खेती उनका गांव। कहता है मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, सबके लोगों के घर तोड़ दिए कंपनसेशन देने के लिए, किसका कितना बनता है एरिया। और उसको बोला भाई तुम्हारा भी कंपनसेशन 1 रुपया बनता है, लेकिन तुम झोपड़ी छोड़ दो। अब सूरदास कहता है नहीं, मैं झोपड़ी नहीं छोड़ूंगा, मैं यहीं रहूंगा, चाहे मेरे को मार दो जान से। ही इज़ वेरी डेयरिंग पर्सन। सूरदास बहुत ही डेयरिंग है और बहुत उसमें ब्रेन है, बहुत समझदारी है। सूरदास कहता है नहीं, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। वो कोशिश करते हैं, आपकी जो है गन्स वाले जो है आर्म्ड पुलिस वाले आते हैं, पहले पुलिस वाले आते हैं, आर्म्स वाले पुलिस वाले कुछ गोलियां भी चलाते हैं, कुछ लोग मर भी जाते हैं। लेकिन सूरदास कहता है मैं अपनी यहाँ से नहीं हटूंगा, तुमने जो करना है कर लो। हुआ क्या, अचानक फिर काफ़ी दिन तक चलता रहता है। सूरदास अपनी झोपड़ी भी जो कहाँ है खाली, जिसका कंपल्सरी से 1 रुपया मिलना है उसको, वो नहीं छोड़ने को तैयार है। हालांकि जो उसकी ज़मीन बिकी थी उसका कंपनसेशन उसको मिला, जो भी वो ज़माने के हिसाब से इट वाज सब्सटेंशियल। उसने कहा नहीं मैं ये नहीं लूँगा, और उसने उसको आगे डोनेट कर दिया था। एक कॉज था जो उनका, उनके हिसाब से उसमें डोनेट कर दिया था उसने, वो भी नहीं लिया। मतलब ही इज सच ए ग्रेट पर्सन कि जो कंपनसेशन उसको उस ज़माने के हिसाब से मिला गवर्नमेंट से, वो भी उसने नहीं दिया। लेकिन प्रिंसिपल का आदमी है, प्रिंसिपल पे बहुत अड़ता है और उसी के हिसाब से चलता है। अब उसने क्या किया कि नहीं, मैं कंपनसेशन 1 रुपया जो है वो भी मैं नहीं दूंगा। वो बड़े परेशान हो गए हैं, गन भी गोलियां भी चल गई। उसके बाद अगले दिन फिर आया कलेक्टर वगैरह, ये सब सुप्रिटेंडेंट पुलिस, उसने फिर गोलियों का ऑर्डर कर दिया कि मारो इनको। बट आर्मी वाला जो भी पुलिस वाले थे उन्होंने कहा भाई हम नहीं मारेंगे इनको, तुमने नौकरी से मेरे को जो करना है निकालना है, निकलना है, जो भी करना है। तो वो सब नहीं मानते और वो गोलियां मारना, गन फेंक देते हैं, नहीं करते। और जो कलेक्टर है वापस फिर से इन द मीन टाइम, जो जोसेफ क्लार्क जो कलेक्टर पहले यहाँ था, बीच में उदयपुर चला गया, वो वापस यहीं फिर से आ जाता है कलेक्टर बन के यहीं पर बनारस में। और तो वो भी वहाँ अब बहुत दिन चलता है ये कुछ, वो देख रहे हैं कि इसका एक जो झोपड़ी है
और उसको वो गिराने नहीं देता है और वो निकलता नहीं है। पूरी पुलिस वुलिस लगी है, आर्म्ड पुलिस लगी है और वो हटता नहीं है और उसको हम नहीं हटा पा रहे हैं। तो उसकी वजह से वो सब मामला अटका पड़ा है। क्या था कि फैक्ट्री की जगह तो ले ली। अब ये कहानी इसलिए शुरू हुई थी गांव वालों की जगह लेने के लिए, जो जौन सेवक हैं, कि जो स्टाफ क्वार्टर्स बनाने हैं उसको फैक्ट्री के लोगों के लिए, उसके लिए उसने नोटिफिकेशन निकलवा के कलेक्टर से पांडेपुर गांव को ही पूरे उसने खाली करवाने का ऑर्डर दे दिया और वो सारा का सारा गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया। अब कहानी जो मैं बीच में छोड़ दिया था मैंने, एक पॉइंट छोटा सा ये था कि पांडेपुर की गांव की जमीन, वो जमीन उसने ले ली, जबरदस्ती एक्वायर कर ली, जो सूरदास की थी 10 एकड़। अब ये जो गांव था, यहाँ पर उसका प्लान था कि मैं जो फैक्ट्री में वर्कर हो गए हैं काफी सारे, उनके लिए रहने के लिए जगह यहाँ बनाऊंगा तो पास में, उसके लिए उसने पूरे पांडेपुर को अक्वायर करने का भी कलेक्टर से ऑर्डर करवा के ये कर रहा था। और उसके लिए वो पांडेपुर गांव के सारे लोगों को उन्होंने बोला निकलो, निकाल दिए, हटा दिए, उनकी जगह मकान तोड़ दिए और सबको हटा दिया वहां से। कंपनसेशन अभी नहीं मिला। हालांकि जो कमिश्नर थे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, उन्होंने फिर कहा कि मैं अपनी जेब से पैसे दूँ, उन्हें अपने फंड से लोगों को कंपनसेशन जो है वो दिया, क्योंकि अभी तक कलेक्टर ऑफिस से वो सैंक्शन भी नहीं होके आया था। ये सब समस्याएं थी, लेकिन ये तैयार नहीं था, तो ये सब चल रही थी स्ट्रगल। और हुआ क्या अचानक कि जो क्लार्क था, कलेक्टर, उसको बहुत गुस्सा चढ़ा, ये सब नहीं हो पा रहा और वो ना कोई गोली चला पा रहे ना कुछ कर पा रहे। उसने एक दिन जब सब बड़ा एजिटेशन तो काफी दिन से चल रहा है, तो उसने उठा के खुद ही गोली मार दी, किसको? सूरदास को। सूरदास को घायल कर दिया। फिर अचानक लोगों को बहुत वो, ये तो क्या किसी ने मार दी, और वो घायल हो गया और वो अस्पताल में है। काफी तबीयत ठीक नहीं है उसकी। हुआ क्या, वो अस्पताल में रहा, सोफिया भी वहां जाके ध्यान रखने के लिए पहुंच गई सूरदास का। इन द मीन टाइम ये भी होता है कि इससे पहले सूरदास को जो गोली मारी, उससे थोड़ा टाइम पहले क्या हुआ कि जो विनय था, बीच में काफ़ी दिन तक शुरुआत तो कर दी उसने एजिटेशन कि भी ये इसके अगेंस्ट की जो ज़मीन ले रहे हैं सबकी, काफ़ी लोग वहाँ सैकड़ों हज़ारों लोग इकट्ठे भी हो गए। लेकिन शुरू में तो रहा, फिर वो आ नहीं रहा था काफ़ी दिन से। तो फिर आया बड़े दिनों बाद, तो लोगों ने कहा क्या बात है, तुम अपने वहीं बैठे हो, और तुम उसे टॉन्टिंग कर दी लोगों ने। और उसे गुस्सा चढ़ गया और उसने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और मैं भी अपनी जान दे सकता हूँ। ऐसी तरह से टॉन्ट किया लोगों ने, चार पांच लोगों ने। तो उसने अपने आप को ही गोली मार दी अपनी गन से और शहीद हो गया वो। और ये एक अगेन शॉक था। उसके कुछ दिनों बाद ये हुआ कि कलेक्टर ने खुद गोली मार दी सूरदास को। अब वो अस्पताल में पहुंचाया गया। अब यहाँ कहानी ऐसी है कि ये सारी, कि भाई अल्टीमेटली सूरदास जो है बेचारा अस्पताल में रहा, काफ़ी देर बातचीत होती है, सब कुछ होती है, और वो अचानक मतलब काफ़ी लोग मिलने आते हैं उससे। जौन सेवक भी मिलने आता है, बातें बड़ी करता है अच्छी अच्छी कि तुमने ये किया, और साथ में कलेक्टर भी सॉरी फील करता है भी मैंने ये क्या गड़बड़ कर दी, जो क्लार्क है। और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड था महेंद्र कुमार सिंह, वो भी बड़ा दुखी होता है कि भाई ये इसने मैंने क्या किया। तो वो भी सब मिलने आते हैं उससे जेल में, जब जो सॉरी जब वो अस्पताल में एडमिटेड है और बिल्कुल काफ़ी वीक है, बड़ी कंडीशन उसकी ख़राब है। अल्टीमेटली सूरदास मर जाता है। और जब ये मर जाता है तो सब लोग कहते हैं भाई इसके नाम का हम एक बहुत बड़ा यहाँ स्टैचू बनाएंगे, और बहुत बड़ा ज़बरदस्त स्टैचू बनाएंगे, और उसके लिए सब पैसा इकट्ठा करते हैं। इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है सूरदास के नाम पर कि वहाँ काफ़ी लोग, पैसा इकट्ठे हो जाता है और एक बहुत बड़ा स्टैचू, सारे शहर के अमीर गरीब सब लोग इतना इम्प्रेस होते हैं सूरदास की स्ट्रेंथ से। उसकी एक तरह से इसको महात्मा गांधी के जो एजिटेशन होती थी उस ज़माने में, जो उन्होंने किया था, एक तरह से उसको माना जाता है कि उसी के रेफरेंस के हिसाब से ही कुछ ये स्टोरी बनी है। एनीवे, अब वो एक बहुत बड़ा स्टैचू बनाते हैं और वो उसका स्टैचू वहाँ पर
सूरदास का, जहाँ उसकी झोंपड़ी थी जो उसने नहीं लेने दी, वहीं पर उसका स्टैचू बनाया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा, पैसा बहुत इकट्ठा हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो महेंद्र कुमार सिंह है, जो एक राजा था और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हेड था, उसको बहुत गुस्सा आता है कि भाई इसका मेरी सारी लाइफ खराब कर दी, मेरी सारी रेपुटेशन खराब कर दी। तो वो उस स्टैच्यू को रात को आ जाता है और उसको लेके, अकेला ही आता है और उसको मारता है थोड़ा थोड़ा लेके, और उसको तोड़ देता है। लेकिन देखिए भगवान का इंसाफ कि वो स्टैचू जो टूट के गिरता है, जो उन्होंने बहुत मेटेलिक बनाया, बहुत बड़ा भारी भार, बहुत बड़ा सूरदास का, वो उसी के ऊपर, महेंद्र कुमार के ऊपर गिर जाता है एंड ही डाइज अंडर दैट। सब लोगों को पता लगता भी ये क्या हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, समझ में आ जाता है भी इसने ऐसे किया। उसको फिर पैसा पैसा तो उनके पास बहुत इकट्ठा हो गया था, उन्होंने फिर से उसको री इरेक्ट किया और उसका स्टैचू बनाया। ये इस कहानी की वो है कि इस कहानी में बहुत ज़बरदस्त आइडियलिज्म है। जो रानी है जानवी, जो अपने बेटे को एक बहुत आइडियलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स देती है कि भाई अपने देश के लिए पूरा कुर्बान करो। वो काफ़ी अमीर है, बहुत पैसा है उनके पास, बहुत बड़े राजा हैं एक्चुअल में, अभी भी वो उनके पास है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ज़मीन पे सो और तुम्हें देश की, समाज की सेवा करनी है। ये एक तरह से इंस्ट्रक्शन दी गई उसको माँ के द्वारा, और माँ की ही चीज़ थी कि मेरा बेटा विनय समाज के लिए कुछ काम करे। उन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया, बहुत से वॉलंटियर बनाए जो पढ़े लिखे थे, वो भी जाके समाज में जागरूकता पैदा करते थे। ये सब उन्होंने किया। अब जैसे ये सब होता है उसके बाद फिर ये दिखाया है कहानी में कि जो रानी है, बेटा भी गुजर जाता है लेकिन शी टेक्स इट विद वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक। जैसे एक बहादुर माँ अपने बहादुर बेटे की सेक्रीफाइस के लिए परवाह नहीं करती हुई, चिंता नहीं करती है और बहुत बहादुरी से फेस करती है, वैसी ही वो माँ दिखाई है रानी जानवी। और कुंवर भगत सिंह उनके हस्बैंड हैं। तो उन्होंने ये दिखाया है कि देखो कितना देश के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं, ऐसे उन्होंने काफ़ी लोग तैयार किए। और फाइनली बेटे के गुजरने के बाद वो खुद इसी काम को टेक ओवर कर लेती हैं देश के नौ पंजाब के एरिया में, और वहाँ पर वो जाती हैं। और लेकिन इसके अंदर कहानी जो है, कुंवर तो जो जिसको हमारे सोफिया और विनय जो आपस में प्यार करते थे, विनय तो अपने आप को छूट कर लेते हैं, पहले ही वो मर जाते हैं। तो ऐसे ही एक दिन उसकी माँ भी उसको कुछ टोंट मार देती है सोफिया को, और वो भी वहाँ जा कर के नदी में जा कर के अपनी जान दे देती है। तो सोफिया भी मर जाती है एंड में, विनय भी मर जाते हैं, महेंद्र कुमार जी मर जाते हैं, और जो हीरो हैं हमारे सूरदास वो भी मर जाते हैं। लेकिन अंत में जो आगे कहानी है उसमें ये है कि जो विनय की माँ रानी जानवी, जिन्होंने उसको बड़ी देशभक्ति के इंस्टिंक्ट दिए, बहुत स्ट्रांगली उसको बनाया, और वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग थी कि बेटा मेरा देशभक्ति छोड़ के कुछ ना करे, और कुछ करे तो मैं उसको खुद अपने आप मार दूंगी, इसी स्टैंड उसके डायलॉग्स वाली। तो इस तरह का इन्होंने नॉवेल बनाया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेक्टर्स हैं, हर तबके के लोगों के बारे में बहुत ज़बरदस्त बताया है। गरीब लोगों की थिंकिंग, पांडेपुर के जो लोग हैं वो कैसे आपस में लड़ते हैं, बिचिंग करते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब भी मौका आता है तो हेल्प भी एकदम कर देते हैं। ये सब है। कैसे एक जो मुस्लिम ताहिर है, जो मैनेजर है, वो कैसे अपनी फैमिली को, अपने छोटे भाई को पढ़ाता है, पुलिस का जो है पुलिस के अंदर थानेदार बनाता है, लेकिन वही उनको, उसकी घर के लोग उसको बिल्कुल धोखा दे देते हैं। ये सब कहानी में बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। और मेन इसकी बात की है कि उस ज़माने में जो एक्चुअल रियल फैक्ट्स थे, चल रहे थे समाज में 1924-25 में, वो सारे इसमें दिखाए गए हैं। मेरे हिसाब से ये नॉवेल, जैसा कि मुंशी प्रेमचंद ने कहा कि ये अपने ही थिंक्स इन दिस नॉवेल टू बी हिज बेस्ट नॉवेल। मैंने भी जब देखा इसको, बड़ा नॉवेल है, 560 पेज का है, काफ़ी बड़ा है, बहुत डिटेल में है। मैं समझता हूँ कि ये पढ़ने लायक बहुत बड़ा बढ़िया नॉवेल है। इसको मुंशी प्रेमचंद की नॉवेल्स जो और भी बहुत से एक सुंदर हैं, ऐसे नहीं है,
पर ये भी अवश्य पढ़ना चाहिए। जो भी इसको पढ़ना चाहे इसको पढ़े, यही मेरी आपसे प्रार्थना ये है। मतलब मैं चाहता हूँ कि पढ़ो तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे लोग थे, कैसी थिंकिंग थी और क्या उस ज़माने में। और मुंशी प्रेमचंद का क्राफ्ट नॉवल राइटिंग का, उसकी जो दिमाग, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। उन्होंने जो करेक्टराइजेशन किया है, दैट इज़ सुपरलेटिव, वेरी गुड करेक्टराइजेशन ऑफ ईच एंड एवरी करेक्टर। सबकी थिंकिंग, सबके बारे में बताया है, इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियन, कलेक्टर, गवर्नमेंट, और उनकी फाइट एक छोटे से बहुत ही गरीब, जो देख भी नहीं सकता और बेगर है, उसकी फाइट, समथिंग इनक्रेडिबली great, very great, very good. But you must go and read it. You must know, must read this novel. Super excellent. Thank you. Thank you, friends.